इस पर गौर करते हैं। हाँ, तो ये एक क्विज जैसा होगा जहां हर सवाल एक नया दरवाजा खोलेगा। तो पहला सवाल, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, झारखंड या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। उड़ीसा? क्यों? देखिए, दिलचस्प बात यह है कि कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वो भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। हाँ, जिसमें राजस्थान, गुजरात ये सब आ जाते हैं। बिल्कुल, राजस्थान, गुजरात, झारखंड ये सब उस पर हैं। उड़ीसा इस रेखा के पूरी तरह से दक्षिण में स्थित है। अच्छा, तो वहां से गुजरने का सवाल ही नहीं उठता। जी बिल्कुल। ठीक है, अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, गंगा या ब्रह्मपुत्र? इसका उत्तर है गंगा। गंगा? हाँ, गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और ये पूरी तरह से भारतीय सीमा के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। लोग अक्सर ब्रह्मपुत्र को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। सही कहा, ब्रह्मपुत्र वैसे तो लंबी है लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के बाहर है और गोदावरी वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, पूरे भारत की नहीं। यह स्पष्ट हुआ। अब भारत की सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, नंदा देवी, केटू या अन्नपूर्णा? सही जवाब है कंचनजंगा, 8586 मीटर। और केटू का क्या? वो तो ज्यादा ऊंची है ना? हाँ, यहीं पर वो पेंच है जिसकी मैं बात कर रही थी। केटू ऊंची है लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में स्थित है। अच्छा, जिस पर भारत अपना दावा करता है। बिल्कुल, इसलिए अगर सवाल है भारतीय क्षेत्र में स्थित सबसे ऊंची चोटी तो वो कंचनजंगा ही है। अन्नपूर्णा तो नेपाल में है। ठीक है, अब मिट्टी से जुड़ा सवाल, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? इसके लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी है। काली मिट्टी? क्यों? इसकी वजह है कि काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। और इसमें चूना और पोटाश भी भरपूर होता है जो कपास की फसल के लिए मतलब एकदम आदर्श है। अब मॉनसून पर आते हैं। भारतीय मॉनसून का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है स्थल समुद्र तापांतर, मतलब लैंड सी कॉन्ट्रास्ट। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, गर्मियों में भारतीय उपमहाद्वीप की जमीन वो समुद्र के तुलना में बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इस तापमान के अंतर से दबाव का अंतर बनता है जो मानसूनी हवाओं को समुद्र से जमीन की ओर खींचता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश मतलब लैंडलॉक्ड कंट्री है? नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार या थाईलैंड? उत्तर है नेपाल। नेपाल? जी, स्थलरुद्ध का मतलब ही है ऐसा देश जिसकी सीमाएं समुद्र से नहीं लगती। श्रीलंका तो एक द्वीप है। और म्यांमार, थाईलैंड दोनों की सीमाएं समुद्र तट से लगती हैं। अब नदियों पर वापस आते हैं। जी, गंगा का स्रोत क्या है? गंगा का स्रोत है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री? हाँ, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है जो आगे चलकर देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। और यमुनोत्री से यमुना? बिल्कुल। और मानसरोवर झील सिंधु और सतलुज का स्रोत है। ठीक है, पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, विंध्य, अरावली या सतपुड़ा? इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। सह्याद्री? जी, ये पश्चिमी घाट का पारंपरिक संस्कृत नाम है। विंध्य, अरावली और सतपुड़ा तो भारत की दूसरी प्रमुख पर्वतमालाएं हैं। एक और नदी का सवाल है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोसी, गंडक या सोन? यह कोसी नदी के लिए कहा जाता है। कोसी? पर क्यों? मतलब शोक जैसा शब्द क्यों इस्तेमाल होता है? इसका कारण ये है कि यह नदी अपने साथ बहुत ज्यादा गाद यानी सिल्ट लाती है। अच्छा। और अपना रास्ता बहुत तेजी से बदलती है जिससे बिहार में अक्सर विनाशकारी बाढ़ आती है। समझ गया। अगला सवाल दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा के बारे में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जी। जिसे सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। सही। अब खनिजों की बात करते हैं। किस खनिज को काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं? सिर्फ रंग की वजह से? रंग तो एक वजह है पर असली वजह है इसका अत्यधिक आर्थिक और रणनीतिक महत्व, इसीलिए सोना। सही बात है। और स्वर्ण रेशा या गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? कपास, जूट, रेशम या ऊन?
ये जूट के लिए इस्तेमाल होता है। जूट के लिए? जी, उसके सुनहरे रंग और उसके उच्च निर्यात मूल्य की वजह से। चलिए अब दुनिया के भूगोल की तरफ बढ़ते हैं। एक बड़ा दिलचस्प नाम है गरजते 40वें या रोरिंग 40s। ये क्या है? समुद्री धाराएं, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें या चक्रवात? ये पछुआ पवनें हैं, वेस्टलीज। पछुआ पवनें। इन्हें ये नाम क्यों दिया गया, गरजते 40वें? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 50 डिग्री अक्षांश के बीच ये हवाएं बहुत तेज और बिना किसी रुकावट के चलती हैं। अच्छा, कोई जमीनी रुकावट नहीं है वहाँ? बिल्कुल, सिर्फ खुला समंदर। वाह। तो वो एक गरजने जैसी आवाज पैदा करती हैं, इसीलिए नाविकों ने इन्हें ये नाम दिया। अरे वाह, तो ये हवाएं हैं। अच्छा, दक्कन के पठार की चट्टानें कैसी हैं? सही जवाब है ज्वालामुखीय बेसाल्ट। ज्वालामुखी बेसाल्ट। जी। दक्कन का पठार लाखों साल पहले हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा के जमने से बना है और ये लावा बेसाल्ट चट्टान का होता है। ठीक है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर अरब सागर, भूमध्य सागर लाल सागर? ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। और ये बहुत जरूरी है ना? ज्यादा। ये यूरोप और एशिया के बीच एक बहुत छोटा समुद्री मार्ग देती है। अटलांटिक और प्रशांत को पनामा नहर जोड़ती है, वी किरणों को सोख लेती है। ठीक है, ग्रेट। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया या दक्षिण अमेरिका? ये ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में? जी, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सहारा अफ्रीका में है और गोबी एशिया में। कोरियोलिस बल्क किस कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमा, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण या ज्वार? ये पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन यानी रोटेशन के कारण होता है। अच्छा, पृथ्वी के घूमने से? हाँ, इसी बल के कारण ही उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। अब पर्वतों पर आते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, रॉकीज या हिमालय? सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज, हिमालय नहीं। नहीं, हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है लेकिन सबसे लंबी नहीं। एंडीज दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ लगभग 7000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अच्छा, तो ऊंची और लंबी में फर्क है। बिल्कुल। और हमारा आखिरी सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक या प्रशांत? सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन। इसका आकार कितना बड़ा है? ये इतना बड़ा है कि ये पृथ्वी की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा कवर करता है। 1/3? तो इन सब का क्या मतलब है? हमने सिर्फ 20 सवालों में भारत की नदियों और मिट्टी से लेकर पृथ्वी के घूर्णन के असर तक की यात्रा कर ली। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे तथ्य मिलकर एक बड़ी समझ बनाते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिक्षेप में देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। कैसा पैटर्न? कई सवाल भौगोलिक विशेषताओं जैसे नदी, पहाड़, मिट्टी, इनका इंसानी जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़े थे। जैसे कोसी को शोक कहना। बिल्कुल, या कपास के लिए खास मिट्टी का होना। भूगोल सिर्फ नक्शों और नामों का अध्ययन नहीं है, ये हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए श्रोताओं के लिए एक विचार है। आज हमने देखा कि कैसे भौगोलिक नामों जैसे बिहार का शोक या काला सोना, इनके पीछे एक पूरी कहानी, एक पूरा विज्ञान छिपा होता है। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास की और कितनी जगहों या चीजों के ऐसे ही दिलचस्प नाम हैं, और वो नाम हमें उनके इतिहास, उनके महत्व या उनकी प्रकृति के बारे में क्या सिखा सकते हैं।